और इस बार ईरान ने वो हमला किया है जिससे अमेरिका से लेकर इजराइल तक सनसनी फैल गई है। ईरान ने अपने हथियारों से, अपने मिसाइलों से, अपने ड्रोन से खलबली मचा दी और ईरान के इस हमले के बाद अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। 2 दिन की खामोशी के बाद ईरान ने ऐसी ताकत दिखाई जिससे पूरे खाड़ी में पॉइंट ऑफ नो रिटर्न सिचुएशन आ चुका है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तो ईरान ने मटिया मेट कर दिया, सरप्राइज अटैक करके हवा निकाल दी। और उधर लाल सागर में हूथी विद्रोही भी एक्टिव हो गए। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंग, गोला बारूद और मिसाइलों की बारिश नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल को यह उम्मीद नहीं था, खास करके उस सिचुएशन में जब अमेरिका में नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हो रही थी। उसी रात ईरान ने धावा बोला और यह मैसेज क्लियर कर दिया कि ईरान बदला लेकर ही रहेगा। चाहे नेतन्याहू मीटिंग कर लें डोनाल्ड ट्रंप से, चाहे कोई विशेष रणनीति बना लें, इससे ईरान डरने वाला नहीं है। उधर ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले और इराक के अर्धसैनिक बल पीएमएफ पर सऊदी और अमेरिका ने जॉइंट अटैक कर दिया। अब समझ लीजिए कि खाड़ी में जो युद्ध की चिंगारी भड़क गई है वो अब बहुत बड़े आग में तब्दील हो चुकी है। और इस हमले के बाद ना तो इराक शांत रहेगा, ना ही ईरान चुप बैठेगा। सऊदी और अमेरिका ये मान चुके हैं कि उन पर बड़ा खतरा आने वाला है और सऊदी और अमेरिका भी खामोश नहीं रहेंगे। बाकी के देश जो बचे वो आधे इधर आएंगे और आधे उधर जाएंगे। उधर वॉशिंगटन में बंद कमरों में 90 मिनट तक ऐसी फाइल पर चर्चा की गई जिसकी भनक लगते तेहरान में हड़कंप मचा। ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने मीटिंग की और ऑपरेशन खाड़ी की सफाई के फाइनल प्रहार की स्क्रिप्ट लिखी। सवाल यह, क्या पिकेक्स माउंटेन के 300 फीट गहरे अभेद्य पहाड़ों को भेदने का घातक प्लान तैयार किया जा रहा है? क्या पिकेक्स माउंटेन में बूट्स ऑन ग्राउंड की तैयारी कर रहे हैं अमेरिका और इजराइल? क्या इराक के कताइब हिजबुल्लाह से लेकर यमन के हूती तक ईरान का पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस अब आर पार की लड़ाई में आ चुका है? और अगर ये सारी चीजें एक डॉट पर आकर कनेक्ट हो रही हैं तो समझ लीजिए ये खाड़ी का विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्या अपडेट है? अमेरिका में मीटिंग में क्या हुआ है? इराक के किन इलाकों में हमला हुआ है? ईरान ने कहां कहां हमला किया है? ईरान ने अचानक क्यों हमला किया? सब कुछ आपको बताते हैं डिटेल से। आइए देखते हैं वर्ल्ड नाउ। ईरान की ओर से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर सरप्राइज अटैक किया। ईरान ने इतना मारा कि मार मार कर भूसा भर दिया। ईरान ने मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने जॉर्डन के अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागी और संकेत दिया, मैसेज दिया कि ईरान अभी भी बदले के मूड में है। ईरान खामोश नहीं रहने वाला है। तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये ईरान में अमेरिकी एयरबेस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने जिस अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला किया था उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए रात के अंधेरे में जब एक एक करके अचानक से आसमान से मिसाइलों की बारिश होने लगी जॉर्डन में, जिससे पूरा इलाका दहल गया। ईरान ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि ईरान नहीं रुकेगा। अमेरिका चाहे जितना भी जोर लगा ले, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू को मीटिंग के लिए क्यों ना बुला ले, ये जो हमला था ये साफ तौर पर बताता है कि किस तरह से यह हमला बेंजामिन नेतन्याहू की मीटिंग को देखते हुए लिया गया, यह एक्शन लिया गया। क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग करके डोनाल्ड ट्रंप कड़े एक्शन की तैयारी का मैसेज देना चाह रहे थे, लेकिन ईरान ने कह दिया मीटिंग कर लो, प्लान बना लो, लेकिन ईरान मारता रहेगा। और इसलिए इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान ने अमेरिकी बेस पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल फोड़ा और खतरे को ध्यान में रखकर अमेरिकी बेस और जॉर्डन की ओर से 10 पैट्रियट इंटरसेप्टर दागे गए और उसको न्यूट्रलाइज किया गया। अमेरिका ने कहा है कि पहले ईरान ने खुद बातचीत का रास्ता अपनाने को कहा और जब अमेरिका ने ईरान पर हमला रोक दिया तो ईरान अमेरिकी बेसों को टारगेट कर रहा है। लेकिन दुनिया जानती है कि अमेरिका ने जंग इसलिए रोका क्योंकि उनके इंटरसेप्टर्स का स्टॉक खत्म हो रहा है। उधर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स आईआरजीसी ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में अमेरिकी एयरबेस और सेंट्रल कमांड सेंटर पर कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। आईआरजीसी ने कहा कि हमला अमेरिका की ओर से ईरान के खिलाफ जारी सैन्य कार्रवाई के जवाब में किया गया है। उधर ईरान के प्रॉक्सीज, उनका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस
हूती लड़ाके वो भी पीछे नहीं है। हूती ने लाल सागर में एक और सऊदी के जहाज पर हमला कर दिया और उसे डुबा दिया और कहा कि लाल सागर और बाब अल मंदेब से सऊदी अरब, इजराइल, अमेरिकी सहयोगी देशों के जहाज नहीं जाएंगे। सिर्फ उन्हीं देश के जहाज जाएंगे जो न्यूट्रल हैं, जो इस जंग में शामिल नहीं या अमेरिका से कनेक्ट नहीं है। अब हम आपको इस वॉर से जुड़ी 4 इंपॉर्टेंट तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर, ईरान अपने 5 बैलिस्टिक मिसाइल से जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हमला करता है। दूसरी तस्वीर, अमेरिकी बेस की ओर से पैट्रियट मिसाइलें दागी जाती हैं और मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाता है। तीसरी तस्वीर, हूती के लड़ाकों पर सऊदी के एक जहाज पर हमले का आरोप लगता है और ये जहाज डूब जाता है। चौथी तस्वीर इराक की, जहां पर सेंटकॉम और सऊदी मिलकर इराक के पीएमएफ को निशाना बनाते हैं, जो कि एक ईरानी समर्थित समूह बताया जाता है। यानी साफ तौर पर अभी आप इस चारों तस्वीर को एनालाइज करेंगे तो खाड़ी में बारूदी बवंडर की तस्वीर नजर आती है। ईरान ने एक और जॉर्डन में हमला किया तो बदले में सऊदी और सेंटकॉम ने मिलकर इराक में हमला कर दिया। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने दावा किया कि अमेरिका और सऊदी अरब की ओर से किए गए हवाई हमले में उसके कम से कम 20 लड़ाकों की मौत हो गई और 32 घायल हो गए। और यह हमला तब हुआ जब देर रात सभी सैनिक सो रहे थे। आसमान में लड़ाकू विमान आए और एक साथ कई मिसाइल पीएमएफ के ठिकानों पर दागे। पीएमएफ ने कहा कि रात में चुपचाप किए गए हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है और यह हमला निंदनीय है। यह कायरतापूर्ण है। पीठ पर इस तरह का हमला करना ठीक नहीं है। संगठन के मुताबिक सऊदी और अमेरिका ने मिलकर बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला और दियाला समेत 7 प्रांतों में कई ठिकानों पर हमले किए। इन हवाई हमलों में इमारतें, सैन्य वाहन, अन्य उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा है। कई आम नागरिक भी मारे गए हैं। इराक ने इस मामले में जांच की बात कही और कहा जो भी दोषी होंगे इससे इस घटना का बदला लिया जाएगा। अब जब जंग में सऊदी की पूरी तरीके से एंट्री हो चुकी है, उसने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया और ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है, तो समझ लीजिए कि सऊदी वर्सेस ईरान का फ्रंट खुल चुका है और इसका दायरा कितना बड़ा होगा यह कल्पना करना भी मुश्किल है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि सऊदी और अमेरिका ने इराक में कितनी तबाही मचाई है। ईरानी प्रॉक्सी समूह पर हमले का आरोप लगा है। सेंटकॉम और सऊदी मिलकर इराक पर हमला कर रहे हैं। इराक के पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स पर हमला किया। हमले में 20 से ज्यादा जवान मारे गए हैं, 32 घायल हुए हैं। बगदाद, वासित, नीनवे, बसरा, किरकुक, करबला, दियाला में हमला हुआ है। हमलों में कई इमारतें, सैन्य वाहनों के नुकसान की खबर है। अब इस पीएमएफ को भी जान लीजिए, यह इराक का एक अर्धसैनिक बल है। पूरा नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स या फिर अल हश्द अल शाबी। इसे 2014 में बनाया गया। आईएसआईएस से लड़ने के लिए इसे आधिकारिक तौर पर इराकी सरकार ने बनाया था और यह इराकी सरकार के अंडर ही काम करती है। इसके पास आज के समय में करीब 2 लाख लड़ाके हैं। इसमें कई मिलिशिया ग्रुप भी शामिल हैं। कई बड़े ग्रुप ईरान समर्थित माने जाते हैं। प्रमुख ग्रुप जो है वो बद्र ऑर्गेनाइजेशन है, कताइब हिजबुल्लाह है, असाइब अहल अल हक है, कताइब अल इमाम अली है, सराया खुरासानी है। अब हमला क्यों हुआ? अमेरिका का आरोप क्या है? अमेरिका इनमें से कई गुटों को ईरान का सपोर्टर मानता है। अमेरिका पहले ही इन ग्रुपों को बैन कर चुका है। सऊदी अरब भी इन ईरानी प्रॉक्सी को खतरा मानता है। सऊदी का आरोप है कि अरामको तेल कंपनी पर जो हमला हुआ था वो इन्हीं लोगों ने प्लान किया था। अमेरिकी सैनिकों को निशाना भी बनाया, ड्रोन हमला भी किया और इसी वजह से सऊदी और अमेरिका ने मिलकर पीएमएफ पर अटैक कर दिया। अब सवाल यह कि पीएमएफ खामोश रहेगा क्या? जिसके पास 2 लाख की फौज हो, चुप क्यों बैठेंगे? ऐसा तो नहीं कि आप मार कर आगे सामने वाला खामोश रहेगा, नहीं। अब समझिए कि ईरान के प्रॉक्सी जब सऊदी और अमेरिका ने हमला किया तो इस पर पीएमएफ बदला लेगा, जिसकी कल्पना ना तो सऊदी ने की होगी और ना ही अमेरिका ने की होगी। हो सकता है कि पीएमएफ सऊदी के हर ठिकाने को निशाना बनाए। हो सकता है कि हूती जो है वो लाल सागर में सऊदी के जहाजों पर हमले बढ़ा दे, अमेरिकी बेस को टारगेट करे। इसके अलावा खाड़ी देशों में अमेरिकी कंपनियों पर भी हमले होंगे। इसके अलावा ईरान इस पर क्या शांत रहेगा? ऐसा भी नजर नहीं आता। उसकी जिस धरती पर यह हमला हुआ है यानी इराक, क्या वो शांत बैठेगा? यह भी नहीं हो सकता। हो सकता है कि इस घटना के बाद ईरान इराक साथ आ जाए, क्योंकि इराक को भी 2003 के हमले का बदला चाहिए। 2003 में अमेरिका ने इराक पर एक खतरनाक मिसाइल होने का हवाला देकर अटैक कर दिया था। ईरान के प्रॉक्सी पर वार करने का मतलब होता है कि ईरान से सीधे पंगा मोल लेना। सऊदी ने तो दोनों कर दिया, एक साथ ईरान के 2 प्रॉक्सी से पंगा लिया और इसलिए माना जा रहा है कि सऊदी से ईरान सीधे जंग में आ सकता है।
उसके सैन्य ठिकाने, उसकी कंपनियों को निशाना बना सकता है। यानी अब हूती और पीएमएफ के अलावा ईरान भी सऊदी को निशाना बना सकता है, सऊदी पर हमला कर सकता है। जिस इराक में ईरान के प्रॉक्सी पर सऊदी और सेंटकॉम ने हमला किया है, तो हमें यह जानना होगा कि इराक में ईरानी प्रॉक्सी का प्रभाव कितना है। ईरान समर्थित मिलिशिया कौन है? 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, उसके बाद कई शिया सशस्त्र संगठन उभरे। इन्होंने ईरान की आईआरजीसी और कुद्स फोर्स का समर्थन मिलता रहा। संगठनों का मकसद था अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का विरोध करना और सशस्त्र मुकाबला करना। इनका मकसद क्षेत्र में ईरान का प्रभाव बढ़ाना माना जाता है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस 2014 में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई के लिए बनाई गई। ये करीब 60 से अधिक मिलिशिया समूहों का गठबंधन है। 2016 में इराकी संसद ने इसे आधिकारिक सुरक्षा बल का दर्जा दिया। इसके लड़ाकों को सरकार वेतन देती है। इसके कई गुट ईरान के करीबी माने जाते हैं। कताइब हिजबुल्लाह 2007 में संगठन बना। इराक की ताकतवर ईरान समर्थित मिलिशिया संगठन है। अमेरिका ने इस संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन से यह हमला करता है। हरकत हिजबुल्लाह अल नुजाबा 2013 में बनाया गया। बशर अल असद सरकार के समर्थन में लड़ा। बाद में इराक में आईएसआईएस के खिलाफ भी सक्रिय रहा। यह भी ईरान समर्थित प्रमुख मिलिशिया ग्रुप है। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का खुलकर विरोध करता है। अब ईरान में कितना प्रभाव है? इन संगठनों का असर सिर्फ सैन्य मोर्चों तक सीमित नहीं है। पीएमएफ इराक की आधिकारिक सुरक्षा व्यवस्था का भी हिस्सा है। कई गुट राजनीति, संसद और सुरक्षा से जुड़े फैसलों पर भी प्रभाव डालते हैं। इराक में ईरान का वर्चस्व बनाए रखने के लिए मिलिशिया की अहम भूमिका होती है। यूएस इन्हें अपने सैन्य और सैनिकों के ठिकानों पर हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। समय समय पर इनके ठिकानों पर हवाई हमले भी अमेरिका करता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतना प्रभाव है इराक में ईरान का, तो इस हमले के बाद इराक का सपोर्ट ईरान को मिलना लाजमी है। और अब जब ईरानी प्रॉक्सी और इराक की सेना पर हमला हुआ है, बड़ी संख्या में लोग मार दिए गए हैं, तो वहां की सरकार और जनता भी चुप नहीं बैठेगी। अमेरिका को पता है कि जब तक ईरान के प्रॉक्सी हैं, तब तक वो जल्दी हार नहीं मानेंगे। इसलिए अमेरिका ने ईरानी प्रॉक्सीज को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अब समझिए कि इस जंग में कैसे गल्फ पूरा का पूरा फंसता नजर आ रहा है। इस जंग में सऊदी और इराक भी आ चुके हैं। ईरान पहले से ही है। हिजबुल्लाह की वजह से लेबनान पहले से ही है। बाकी के देश जो बचे वो अमेरिका बेस होने के कारण लगातार वो हमले की जद में, यानी पहले ही लड़ाई में है। अब समझिए जंग कितनी बड़ी हो चुकी है और जंग का दायरा कैसे बढ़ रहा है। उधर अमेरिका भी यही चाहता था कि वो ईरान से अकेले लड़ने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, तो इस जंग में खाड़ी के देश उसका साथ दें, और अमेरिका कामयाब हो गया। आखिरकार खाड़ी के देशों की जंग में आने की जो एक एक करके खबरें आने लगी, उसे साफ हो गया कि पूरे मिडिल ईस्ट को इस युद्ध ने अपनी चपेट में ले लिया है। सऊदी के बाद अब इराक भी इस जंग में लगभग शामिल होता नजर आ रहा है। आगे आपको बताएंगे कि ईरान लगातार हमले क्यों कर रहा है और उसने अमेरिकी बेस को जॉर्डन में क्यों टारगेट किया, ईरान की रणनीति क्या है। लेकिन अब सवाल यहां पर यह है कि ईरान ने 2 दिन की खामोशी के बाद अचानक जॉर्डन में अमेरिकी बेस को निशाना क्यों बनाया। इससे पहले इस जंग में अभी तक हम यह पैटर्न देख रहे थे कि जब भी सीजफायर की स्थिति बनती थी तो पहले एडवांटेज अमेरिका ले जाता था और अमेरिका हमले की शुरुआत करता था। पिछले 3 बार से ऐसा हुआ। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों तरफ से हमले रुके हुए थे तो ईरान ने जॉर्डन की बेस पर अटैक कर दिया। दरअसल ईरान को सिर्फ बदला चाहिए। मिडिल ईस्ट में शांति या फिर अमेरिका के साथ डील, कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर वहां की रिजीम ये सोचे भी कि अमेरिका के साथ डील कर लेते हैं, तो उस रिजीम को जाना पड़ेगा, क्योंकि ईरान के 9 करोड़ लोग ये चाहते हैं कि अमेरिका से बदला लिया जाए, अमेरिका से डील ना हो, अमेरिका के साथ जंग हो। और इसलिए आपने देखा होगा कि रिसेंट टाइम में खास करके आयतुल्ला अली खामेनी के सुपुर्दे खाक होने के बाद ईरान बहुत एग्रेसिव हो गया है और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस भी एक्टिव हो गए। चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह का मोर्चा हो, फिलिस्तीन में हमास का मुद्दा हो, यमन में हूती का मुद्दा हो, इराक में पीएमएफ का मुद्दा हो, और खुद ईरान इसमें इन्वॉल्व है। तो सारे मुद्दे पर शांति की बात हो, यह पॉसिबल नहीं है और कोई इसमें राजी भी नहीं है। ईरान बस ये चाहता है कि हर कोने में, हर इलाके में घुसकर अमेरिका को मारा जाए, अमेरिका को ठोका जाए। जब तक उसकी बुद्धि ठिकाने ना आ जाए तब तक ये हमले जारी रहे। इन सब के अलावा ईरान चाहता है कि खाड़ी से अमेरिकी बेस का सफाया हो जाए। ईरान चाहता है कि इतना मिसाइल दागे कि खाड़ी के देश ही उब जाएं और खुद ही कह दें कि अमेरिका को थैंक यू वेरी मच, आप अपने एयरबेस लेकर यहां पर जाइए, अपने सैन्य बेस लेकर यहां से जाइए।
हालांकि अभी सीरिया, इराक से अमेरिकी बेस और सैनिकों के हटाए जाने की बात सामने आई। कतर से भी सैनिकों के हटाए जाने की बात सामने आई। अंदर की बात यह भी है कि खाड़ी के कुछ और देश अमेरिका से बात कर रहे हैं कि आपकी वजह से हमारी जान भी खतरे में है, आप अपने बेस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खाड़ी के देशों की रक्षा क्या करेंगे। ईरान जंग के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का फैसला किया है, लेकिन अब ईरान के जंग से वो निकलना भी चाहता है। अमेरिका खुद कंफ्यूज है, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कभी ट्रंप कहते हैं हम हमला नहीं करेंगे, कभी कहते हैं हमला करेंगे, इतना बड़ा हमला करेंगे ईरान का भूगोल बदल देंगे। मिडिल ईस्ट में अभी वर्तमान में करीब 50,000 के आसपास अमेरिकी सैनिक हैं। इसके अलावा 20 अमेरिकी युद्धपोत और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और फ्रांस का युद्धपोत भी खाड़ी, ओमान और लाल सागर के पास तैनात है। चलिए आपको बताते हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट में कहां कहां पर कितने सैनिक और सैन्य बेस मौजूद हैं अमेरिका के। अगर देश के लिहाज से देखें, जरा फुल स्क्रीन आप देखिए। कुवैत में 13,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं कैंप आरिफ जान में। कतर में 10,000 से ज्यादा सैनिक है अल-उदेद एयरबेस पर। बहरीन में अमेरिकी नौसेना का 5th फ्लीट मौजूद है, 9,000 सैनिक हैं। यूएई में 3,500 है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कतर में जो 10,000 सैनिकों की संख्या है वो घटाकर आधी की गई। सऊदी अरब में 3,000 सैनिक है, इराक में 2,500, सीरिया में 900 और जॉर्डन में 3,000 सैनिक है। और जॉर्डन की बेस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी सैन्य बेसों को हटाने के साथ साथ ईरान अपने नेता आयतुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला चाहता है। तो ईरान के 2 टारगेट हैं। लक्ष्य नंबर 1, आयतुल्ला अली खामेनी की मौत का बदला। जब तक यह बदला नहीं होगा तब तक ईरान नहीं रुकेगा। और लक्ष्य नंबर 2, अमेरिकी बेस का मिडिल ईस्ट से सफाया। क्या ईरान डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी साजिश में लगा हुआ है? क्या 7 समंदर पार छोड़ी जंग का खौफ अब अमेरिकी गलियों, बाजारों और सार्वजनिक उत्सवों तक पहुंच चुका है? सिएटल के एक जाने माने फूड फेस्टिवल में अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। ताबड़तोड़ फायरिंग के बीच बदहवास भागते लोग, चंद सेकंड में लाशें बिछी। लेकिन सवाल सिर्फ ये कि इस वारदात में अब तक कोई पकड़ा नहीं गया है। और सवाल सिर्फ एक वारदात को लेकर नहीं, बल्कि ईरान से लड़ाई होने के बाद अमेरिका में इस तरह के हमले बढ़े हैं। और ईरान ने यह तक कहा है कि तैयार रहो, खून का बदला खून से लेंगे। इसलिए सवाल उठ रहा है, क्या ईरान के हाथ अमेरिका के गर्दन तक पहुंच चुके हैं? और इसकी जद में ट्रंप के दोस्त, ट्रंप की फैमिली सब खतरे के साए में। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था, मेरी जान को खतरा है और मेरी जान को कभी भी नुकसान हो सकता है। उधर ईरान ने ट्रंप की पत्नी को मारने का प्लान भी बनाया, जो लीक हो चुका है। कैसे जंग के अलावा खतरनाक प्लानिंग रच रहा है तेहरान, बताएंगे आपको डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की। यानी ईरान ने अपने 3 ऐसे बाहुबली दैत्य को इस जंग में लगाया, जिसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, जिसमें हूती विद्रोही हैं, जिसमें हिजबुल्ला हैं और इसमें हमास भी हैं। इस ट्रिपल एच नेटवर्क ने अमेरिका, इजराइल और पूरे पश्चिम की नींद हराम कर दी है। यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब पर किए जा रहे हमलों और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मंडराते खतरे ने एशिया और यूरोप के बीच चल रहे व्यापार को एकदम से रोक दिया है। आंसुओं का दरवाजा कहा जाने वाला बाब अल मंदेब आज वाकई वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए आंसुओं की वजह बन चुका है, जहां से गुजरने वाले रोजाना 50 लाख बैरल तेल और 30% कंटेनर का ट्रैफिक ठप पड़ चुका है। अफ्रीका का चक्कर लगाने से ईंधन की जो लागत है और समय सीमा दोनों बढ़ गई है। मिस्र की कमाई डूब रही है, यूरोप में महामंदी का साया है, अमेरिका में महंगाई का साया गहराने लग गया है। तो क्या ईरान और उसके एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने मिलकर पश्चिमी देशों को, खासकर यूरोप और अमेरिका को, एक इकोनॉमिक तबाही के बीच धकेल दिया है? क्या ये 1930 की महामंदी या उससे बड़ी महामंदी की ओर जा रहा है? इस बारे में भी आपको बताएंगे और बताएंगे इसके लिए ईरान ने क्या प्लान किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में डिटेल से इन खबरों को। अमेरिकन पर हमले का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और ट्रंप एंड फैमिली पर भी खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका से सबसे बड़ी खबर आ रही है, सिएटल में मास शूटिंग की घटना सामने आई है, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है।
और सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि अमेरिका अभी तक उस संदिग्ध तक नहीं पहुंच पाया है जिसने इस हमले को अंजाम दिया है। तो क्या ईरान अमेरिका की गर्दन तक पहुंच गया है? सबसे पहले जानिए सिएटल में क्या हुआ है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं अमेरिका के सिएटल की, जहां एक फूड फेस्टिवल के दौरान फायरिंग की घटना हुई और इसमें 3 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, ये उसी फूड फेस्टिवल की आप देख रहे हैं। ये कुछ तस्वीर वैसे ही है जैसे इजराइल में म्यूजिक फेस्टिवल के दरमियान साल 2023 में अटैक किया गया था। याद कीजिए, म्यूजिक फेस्टिवल के बीचों बीच हमास ने हमला कर दिया था और बहुत लोगों की जान गई थी। और सिएटल में फूड फेस्टिवल के दरमियान जहां लोग फूड फेस्टिवल मनाने पहुंचे थे, वहां पर एक जबरदस्त मास फायरिंग होती है जिसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है, बच्चे समेत 5 लोग घायल हो जाते हैं। ये जो घटना है, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर अब देखते हैं। घटना सिएटल के स्पेस नीडल के पास आयोजित बाइट ऑफ सिएटल फेस्टिवल के आखिरी घंटे में हुई, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, कोहराम मच गया और लोग इधर उधर बदहवास भागते दिखे। गोलियों की आवाज इस वीडियो में आप साफ साफ सुन सकते हैं। मास शूटिंग की यह घटना सिएटल सेंटर में हुई, जहां सिएटल सेंटर का मशहूर बाइट ऑफ सिएटल फूड फेस्टिवल चल रहा था। अचानक गोलियां चलने से वहां मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। नकाबपोश व्यक्ति ने हमला किया था, लेकिन हमलावर कौन है, कहां से आया है, कैसे हमला किया, इस बारे में अमेरिकी अधिकारियों की खाता बही बिल्कुल खाली है। फेस्टिवल में मौजूद कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया कि उन्होंने 7 से 8 राउंड गोलियां चलने की आवाज सुनी। इसके बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस मामले में अब जाकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं है कि घटना को उसी ने अंजाम दिया है। अमेरिका में जो मास शूटिंग की घटना हुई है, वो ईरान की चेतावनी के बाद हुई है। ईरान ने हाल ही में कहा था कि हर ईरानी जान के बदले अमेरिकी की जान ली जाएगी। ईरान ने ऐलान किया था कि अमेरिका ने जो तबाही मचाई है, जितने भी ईरानियों को मारा है, उसके बदले में अमेरिकियों को अपनी जान की कीमत चुकानी होगी। और इसी वजह से शूटिंग की घटना पर सवाल उठने लगे हैं। तो सवाल यह कि क्या ईरान से जंग के बाद अमेरिका के अंदर अमेरिकन की जान खतरे में है, और क्या ईरान की ये जंग अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच गई है? बहुत बड़ा सवाल है। कैसे ईरान के ऐलान के बाद और खास करके इस जंग के बाद 28 फरवरी 2026 के बाद ये हमले बढ़े हैं, आपको डिटेल देंगे और आंकड़े भी दिखाएंगे। पहले समझिए कैसे अमेरिकन की जान खतरे में है। ईरान के खातम अल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर ने धमकी दी। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने यूएस को चेतावनी दी, ईरान के हर व्यक्ति के बदले एक अमेरिकन को मारा जाएगा। अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाएंगे। ईरान की धमकी के बाद अमेरिका में इस तरह का हमला होना सवाल खड़े करता है। दुनिया भर में रह रहे अमेरिकी नागरिकों के लिए अमेरिका ने अलर्ट भी जारी किया था। अब 2026 28 फरवरी के बाद का अब तक का आंकड़ा भी देख लीजिए, जो चौंकाता है और इस सवाल उठाता है, क्या इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ है? 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और ईरान की जंग की शुरुआत हुई। इस हमले में अब तक 3468 ईरानियों की जान जा चुकी है। 6000 से अधिक ईरानी सैनिक मारे गए हैं, कमांडर्स भी मारे गए हैं। अमेरिकी और इजरायली हमले में 26,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी हमले में अब तक 19 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। ईरानी हमले में अब तक करीब 450 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका जानता है कि ईरान की धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि आज की तारीख में ईरान के सिर पर खून सवार है। उधर अमेरिका में मास शूटिंग और भीड़ पर हमला कोई नई बात नहीं है, बल्कि इस तरह की घटनाएं आम होती जा रही हैं। और ईरान जंग के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं, खतरा और बढ़ गया है। बीते 28 फरवरी से अमेरिका और ईरान जंग की शुरुआत हुई। उसके बाद से अमेरिका में कई जगहों पर गोलीबारी की घटना सामने आई। यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को भी निशाना बनाया गया। 2-3 वाकये तो इस जंग की शुरू होने के बाद ऐसे हैं जब डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान गंवाते बाल बाल बचे। इसमें अब तक डायरेक्ट ईरान कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ गई जब से ईरान पर हमला हुआ है। ईरान भले ही डायरेक्ट अमेरिका तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन क्या इसके पीछे ईरानी प्रॉक्सी है, जिस प्रॉक्सी नेटवर्क के लिए ईरान पूरी दुनिया में बदनाम है। और ईरान ने साफ साफ कहा है वो खून का बदला खून से लेगा।
ईरान से जंग के बीच अमेरिका में कैसे दहशत मची है, कितनी बार गोलीबारी की घटना सामने आई है, मार्च से लेकर जुलाई तक यानी पिछले 4 महीने की घटनाओं को अगर फोकस करें, गौर से देखें तो कुछ कुछ थ्योरी समझ में आती है, कुछ कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं और 15 मार्च 2026 को लुजियाना में ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर आती है, जिसमें 8 बच्चों की मौत हो जाती है, कुल 10 लोगों की जान जाती है। फिर 10 अप्रैल 2026 बैटन रूज मॉल में भारी गोलीबारी की खबर आती है, जिसमें 6 लोगों की जान चली जाती है। 4 मई 2026 वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में शूटिंग की खबर आती है, जो व्हाइट हाउस परिसर के पास है और वहां गोलीबारी की घटना होती है। सीक्रेट सर्विस के अधिकारी वहां पहुंचते हैं और हमलावर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 मई 2026 टेक्सास के कैरोल्टन में जमकर गोलीबारी होती है, 2 लोगों की जान चली जाती है। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर आती है। 16 मई 2026 टेक्सास की राजधानी ऑस्टिन में फायरिंग होती है। अंधाधुंध और रैंडम फायरिंग में 4 लोग घायल हो जाते हैं। फायरिंग की घटना में कई अन्य लोगों के घायल होने की भी खबर आती है। फिर 18 मई कैलिफोर्निया के सैन डिएगो की एक मस्जिद पर हमला होता है। 2 हमलावर मस्जिद में आते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। इस हमले में 10 लोगों की जान चली जाती है। फिर 18 मई होंडुरास में 2 जगहों पर जमकर गोलीबारी होती है। ईरान जंग के बीच सेंट्रल अमेरिका में दहशत का माहौल बन जाता है। 1, 2 नहीं या 26 लोग मारे जाते हैं, जिसमें 7 पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। अब आ जाइए जून के महीने पर। 1 जून 2026 अमेरिका के मुस्काटीन शहर में गोलीबारी की घटना होती है। हमलावर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस घटना में 7 लोगों की जान चली जाती है मौके पर ही। फिर 6 जून 2026 अमेरिका के ओहायो में फायरिंग की घटना होती है। ओल्ड वेस्ट एंड फेस्टिवल के दौरान अंधाधुंध फायरिंग होती है। नकाबपोश हमलावरों ने 21 लोगों को यहां गोलियों से भून दिया था। फिर 9 जून 2026 अमेरिका के लिवोइनिया में एक बंदूकधारी ने अंधाधुंध फायरिंग की। मास किलिंग की घटना में 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये सारे अमेरिकन हैं जो मारे गए। 19 जून 2026 न्यूयॉर्क के सबसे व्यस्त पर्यटन स्थल टाइम्स स्क्वायर पर गोलीबारी होती है। टाइम्स स्क्वायर पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। हमले में कई लोग मारे जाते हैं, कई लोग घायल भी होते हैं। 19 जुलाई 2026 अमेरिका के मैडिसन काउंटी के टेनेसी में फायरिंग की घटना होती है। पार्क में इकट्ठा हुए लोगों पर फायरिंग होती है और 3 लोगों की जान चली जाती है। 24 जुलाई 2026 अमेरिका के ग्रैंड हेवन में जबरदस्त गोलीबारी की घटना सामने आती है। इस हमले में एक महिला समेत 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और अब आ जाइए सबसे लेटेस्ट जो खबर है उस पर। 26 जुलाई वॉशिंगटन के सिएटल में एक फूड फेस्टिवल में गोलीबारी की जाती है। इसमें 3 लोगों की मौत हो जाती है और 4 लोग घायल हो जाते हैं। इन हमलों में एक पैटर्न दिखता है। क्या पैटर्न दिखता है? वो पैटर्न यह है कि ज्यादातर हमले ऐसी जगहों पर हुए जहां या तो लोग जश्न मना रहे थे, या लोग किसी तरह के फेस्टिवल में शामिल हो रहे थे, या मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, बाजार गए हुए थे, अपने लिए खरीदारी कर रहे थे। यानी हर उस जगह को निशाना बनाया गया जहां पर अमेरिका किसी तरीके से जश्न मनाने की कोशिश कर रहा था या कोई त्योहार मना रहा था। क्यों इतनी घटनाएं 28 फरवरी या 15 मार्च से पहले नहीं होती थी? मास शूटिंग कोई अमेरिका में नई बात नहीं है, लेकिन मास शूटिंग की इतनी फ्रीक्वेंट घटनाएं, अचानक से इन घटनाओं में तेजी आना क्या सवाल खड़े नहीं करता? और उसपे से यह बयान कि हर ईरानी जान के बदले एक अमेरिकी जान। तेहरान का ये रुख खामेनेई की हत्या के बाद से खुले तौर पर देखा गया है। और आज ईरान के 9 करोड़ लोग डोनाल्ड ट्रंप का सिर चाहते हैं। यहां तक कि वहां के लीडरशिप को भी लोग निशाना बना रहे हैं, सिर्फ इस बात पर कि उनको लगता है कि तेहरान अमेरिका से डील कर सकता है, समझौता कर सकता है, जबकि पूरा ईरान इसके खिलाफ है। ईरान का मैसेज क्लियर है, कोई डील नहीं होनी चाहिए। और मैं ईरान के हिसाब से मैं सिर्फ IRGC या खामेनेई रिजीम की बात नहीं कर रहा, मैं ईरान के उन 9 करोड़ नागरिकों की बात कर रहा हूं जो ईरान में रहते हैं। उनको नहीं चाहिए अमेरिका से कोई भी दोस्ती, कोई भी डील, या फिर इजराइल से कोई भी दोस्ती, कोई भी डील। और इसलिए वहां की रिजीम पर एक इमेंस प्रेशर है। वो चाह के भी अमेरिका के साथ कोई हल्की डील करके इस युद्ध को खत्म नहीं कर सकते हैं। पारंपरिक युद्ध में अमेरिका का सीधे मुकाबला करने के साथ साथ ईरान हो सकता है कि अप्रत्यक्ष दबाव बना रहा हो, क्योंकि ईरान के बारे में आपको यह बात पता होनी चाहिए कि ईरान वो मुल्क है जो प्रॉक्सी नेटवर्क का मास्टरमाइंड है।
और ईरान की प्रॉक्सी से लोहा लेने की क्षमता आज की तारीख में किसी के पास नहीं है। और जिसने भी ईरानी प्रॉक्सीज को छेड़ने की कोशिश की, नतीजा बाब अल मंदेब जैसे इलाके में सऊदी के जहाज पर हमले के तौर पर आया। अब इस माहौल में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी अनिश्चितता खड़ी हो गई है, जहां हर सार्वजनिक स्थल, हर नागरिक खुद को एक संभावित खतरे के मुहाने पर देख रहा है। और यही नहीं, यह बात अमेरिका भी मानता है और इसलिए अमेरिका ने पूरी दुनिया में रह रहे अमेरिकन के लिए, इंक्लूडिंग अमेरिका, एडवाइजरी जारी की है कि अपनी सुरक्षा को लेकर खास सतर्कता बरतें। लेकिन क्या सिर्फ अमेरिकन निशाने पर हैं? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर भी हमले हुए और अब तो एक खबर भी लीक हुई है जिसमें मेलानिया ट्रंप के ऊपर कैसे ईरान फोकस कर रहा है, टारगेट कर रहा है, उनके असैसिनेशन की प्लानिंग कर रहा है, वो भी खबर सामने आई है। यानी ट्रंप और उनकी फैमिली भी खतरे में है। डिटेल बताएंगे। ईरान के टारगेट पर सिर्फ अमेरिकन नहीं है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप फैमिली एंड उनके करीबी भी हैं। इसके अलावा कई देशों के प्रमुख भी हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप के करीबी रहे लिंडसे ग्राहम जो अपने घर पर थे, अचानक उनकी मौत हो गई, जबकि वो थोड़ी देर पहले यूक्रेन के साथ मीटिंग करके लौटे थे। खबर यह आई थी कि रूस की खुफिया एजेंसी और ईरान की खुफिया एजेंसी ने मिलकर लिंडसे ग्राहम को टारगेट किया और उनको खत्म कर दिया। आज तक एफबीआई यानी अमेरिकी जांच एजेंसी इस बात को साबित नहीं कर पाई है कि लिंडसे ग्राहम की मौत कैसे हुई, या इस केस का खुलासा नहीं कर पाई है। हाल ही में ईरान ने एक लिस्ट भी जारी किया था और उसने माना था कि खामेनेई की मौत के लिए कुछ लोग जिम्मेदार हैं जो उनके किल लिस्ट में है या उनके टारगेट लिस्ट में है और उनको सजा दी जाएगी। खामेनेई की हत्या और ईरान में हुए मौतों का जिम्मेदार ईरान किसे मानता है? चलिए एक नजर इस पर भी देख लेते हैं। ईरान के किल लिस्ट में यानी कि हिट लिस्ट में कौन कौन से लोग हैं? पहला नाम है बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली प्रधानमंत्री। आरोप यह है कि जंग की शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई। दूसरा नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति, खामेनेई को मारने में मास्टरमाइंड और ईरान में लोगों की मौत के लिए मेन कैरेक्टर। इसके अलावा इजराइल काद्स जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं, हिजबुल्लाह और ईरान जंग में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप। ब्रॉक कूपर, अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव, ईरान में हमला करने के लिए इनको जिम्मेदार माना जाता है। पीट हेगसेथ, अमेरिका के वॉर सेक्रेटरी यानी कि युद्ध मंत्री, जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के आरोप में ईरान की लिस्ट में है। मार्को रूबियो, अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका की तरफ से दबाव और कड़े सैंक्शंस को बढ़ावा देने का एलिगेशन ईरान इन पर लगाता है। माइक हकाबी, इजराइल में अमेरिकी राजदूत, अमेरिका में इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप है। एलाई जमीर, आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ, ईरान और सहयोगियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का आरोप। जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, ईरान पर हमले के लिए यूएस को एयरबेस देने का आरोप। गेदोन सार, इजराइल के विदेश मंत्री, ईरान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कैंपेन चलाने का आरोप और समर्थन जुटाने का आरोप। फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के चांसलर, इजराइल को सपोर्ट करने और ईरान पर प्रेशर बनाने का आरोप। इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, ईरान के खिलाफ होर्मुज में अपना युद्धपोत भेजने का आरोप। और आपको याद होगा इमैनुअल मैक्रो जब सीरिया गए हुए थे तो इमैनुअल मैक्रो जिस होटल में ठहरे हुए थे वहां नीचे एक कार में बम धमाका हुआ था। माना जाता है उस धमाके के पीछे भी ईरान और उनके प्रॉक्सीज का हाथ था। इसके अलावा कीर स्टारमर, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, होर्मुज खुलवाने के लिए इन्होंने भी युद्धपोत उतारा था, जिसकी वजह से ये टारगेट पर आ गए। उधर ईरान से जंग के बीच ट्रंप ने खुद कहा कि वो ईरान के किल लिस्ट में पहले नंबर पर है, लेकिन वो ये भी कहते रहे कि हम ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि अगर मेरी जान को खतरा हुआ तो ईरान पर सीधे 100 मिसाइलों से हमले होंगे और ईरान की सभ्यता खत्म हो जाएगी। आपको ट्रंप का वो बयान सुनवाते हैं। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it.
पिछले दिनों ईरान ने ट्रंप के रूट चार्ट को फॉलो किया और एक वीडियो सर्कुलेट किया कैसे ट्रंप पर हमले को अंजाम दिया जा सकता है। और जो वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी वीडियो का एक वर्जन है। ट्रंप के बाद अब ट्रंप की फैमिली भी खतरे में है। ईरान ने हाल ही में ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को टारगेट करने के लिए एक प्लान बनाया। इसके लिए बाकायदा ईरान ने रूट चार्ट को फॉलो करके प्लान तैयार किया। ईरान ने कैसे मेलानिया को टारगेट करने का प्लान बनाया है, जरा वीडियो के जरिए पूरा मामला आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ईरान ने क्या कुछ वीडियो में समझाया है, जरा वो देखते हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उसी वीडियो का हिंदी वर्जन, इसमें इस्तेमाल दस्तावेज अंजान सुरक्षा नेटवर्क और सैटेलाइट इमेजरी दिखाई गई है। इस वीडियो में मेलानिया की सुरक्षा कैसे होती है, वो राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा से कैसे अलग है, कैसे वो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, सीक्रेट सर्विस उनकी पहचान के लिए खास नाम का इस्तेमाल करती है। मेलानिया की फैशन के प्रति उनकी चाह सबसे बड़ी कमजोरी साबित हो सकती है। मेलानिया को मैनहट्टन न्यूयॉर्क के लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर्स में खास रुचि है, वो भी इस वीडियो में बताया गया है। इसमें बर्गडॉर्फ, गुडमैन और सैक फिफ्थ एवेन्यू शामिल है। ये जगह वैश्विक स्वतंत्रता सेनानियों के काम के लिए उचित हो सकती है, ये इस वीडियो में जानकारी दी गई है। मेलानिया के इन जगहों पर आने के पुख्ता संकेत मिले हैं और इसलिए ईरान इन जगहों पर ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहा है। इन इंतजामों के जरिए विस्फोटक सामग्री लगाए जाने से कैसे रोका जा सकता है। जब मेलानिया आती है तो कचरे के बड़े कैन हटा लिए जाते हैं, मेनहोल कवर कर दिए जाते हैं, भूमिगत ड्रेन के ढक्कन की वेल्डिंग कर दी जाती है। सुरक्षा टीम इमरजेंसी रूट की पहचान कर लेती है जिससे लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर के करीबी अस्पताल तक जल्दी पहुंचा जा सके। सुरक्षा टीम इमरजेंसी के हालात में स्थानीय मददगारों के संपर्क में भी रहती है। सुरक्षा टीम को अस्पताल के कर्मचारियों की जानकारी रहती है। ये सभी संकेत मेलानिया की मौजूदगी के संकेत देते हैं। कभी कभी वो सैक फिफ्थ एवेन्यू से ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं। मेडिसन एवेन्यू के कोने पर पूर्वी 57th सड़क पर डायर से भी शॉपिंग करती हैं। 610 फिफ्थ एवेन्यू पर माइकल कॉस और 695 मेडिसिन एवेन्यू पर डॉल्स इन गबाना से भी शॉपिंग करती हैं। 717 फिफ्थ एवेन्यू पर मौजूद डॉल्स इन गबाना की दूसरी ब्रांच से भी वो शॉपिंग के लिए जाती है। सारी जानकारी ईरान के पास है, जिसके लिए बाकायदा ईरान ने एक वीडियो जारी कर दिया है। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए हमले की स्ट्रैटेजी बना रहा है। कपड़ों को जहरीला बनाने के लिए तैलीय, गंध रहित, स्वाद रहित नर्व एजेंट वीएक्स का इस्तेमाल हो सकता है। वीएक्स क्या करता है? वीएक्स त्वचा के जरिए शरीर में घुलता है और 2 से 18 घंटे के अंदर शिकार को खत्म कर देता है। मेलानिया के वार्डरोब और स्टाइलिंग टीम में हार्वे पियर, मोर्डेकाई, एवलो और निकोल ब्रिल शामिल है। यह भी ईरान को पता है। ईरान यह भी जानता है कि इन लोगों को ज्यादा पैसों का लालच दिया जा सकता है। तो कहने के लिए यह सब शुरुआत है। यानी आप समझ गए ट्रंप और उनकी फैमिली के ऊपर कैसे खतरा मंडरा रहा है और ईरान किस लेवल पर जाकर प्लानिंग कर रहा है। ईरान का क्लियर मानना है कि आपने हमारे परिवार को, हमारे बच्चे को नहीं बख्शा तो आपके यहां भी कोई सुरक्षित नहीं है। और अमेरिकन के साथ साथ पूरी ट्रंप फैमिली टारगेट पर है। आइए आपको दिखाते हैं। जंग के बीच कई बार फायरिंग की खबर सामने आई। हमने आपको पूरी डिटेल भी दिखाई। 15 मार्च से लेकर अभी 26 जुलाई तक डिनर पार्टी में भी हमलावर ने फायरिंग की। ईरान ने ट्रंप की हत्या पर इनाम भी रखा। ईरान के लिस्ट में पहले नंबर पर ट्रंप के रूट चार्ट को ईरान फॉलो कर रहा है। मेलानिया ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ हैं और मेलानिया ट्रंप के पूरे दिन के दिनचर्या को, रूट चार्ट को फॉलो करके ईरान स्पेशल वीडियोस रिलीज कर रहा है। ट्रंप के बीवी बच्चों की रेकी करा रहा है और मेलानिया को कैसे टारगेट करना है इसके बारे में वीडियो के जरिए जानकारी दे रहा है। इवांका ट्रंप ले लीजिए। ईरानी समर्थित व्यक्ति पर आरोप है फ्लोरिडा घर का नक्शा मिला था जो इवांका ट्रंप के करीब पहुंच चुका था। वो कासिम सुलेमानी की हत्या का बदला लेना चाहता था और ये खुलासे सिर्फ उस हमलावर ने किए कि वो ईरान का प्रॉक्सी था। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी ईरान के टारगेट पर हिटलिस्ट में है। ट्रंप जूनियर की जानकारी जुटाने में लगा है ईरान और उनके भी रूट चार्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। यानी अमेरिकन हो, अमेरिकी राष्ट्रपति हो,
अमेरिकी राष्ट्रपति का पूरा परिवार हो, सब के सब ईरान के खतरे के जद में, और ईरान जान के बदले जान चाहता है, नेता की मौत का बदला नेता की मौत से। और इसके लिए ईरान का मानना है कि वो कुछ भी कर सकता है, यानी भले ही इस जंग में सीजफायर हो जाए, अमेरिका खाड़ी से वापस चला जाए, लेकिन ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ ईरानी रिजीम नहीं, सिर्फ IRGC नहीं, सिर्फ ईरान की आर्मी नहीं, पूरे ईरान का लक्ष्य यही है। और जब 9 करोड़ लोगों का लक्ष्य सिर्फ एक हो, तो उनको लक्ष्य से डिविएट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ईरान के बाहुबलियों ने अमेरिका, यूरोप, इस्राइल और उनके दोस्तों का जीना हराम कर रखा है, जिसे ईरान एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहता है, यानी उसके 3 मेन प्रॉक्सी, ट्रिपल H, हिजबुल्ला, हूती और हमास, जिसने अमेरिका, इस्राइल और पश्चिमी देशों की नींद हराम कर रखी है। और इन प्रॉक्सीज को, इन बाहुबलियों को, ऐसे भस्मासुर को ईरान ने तब एक्टिव किया जब उसने देखा कि अब अमेरिका से आर पार की लड़ाई हो चुकी है। स्थिति ऐसी हो गई है कि तीनों प्रॉक्सी ने बड़े बड़े इकोनॉमीज को फंसा रखा है। ईरानी प्रॉक्सी ने इजराइल को बीते 3 से 4 सालों से जंग में फंसा रखा है। ईरान की ट्रिपल H यानी हिजबुल्ला, हूती और हमास, जिसके कहर से अमेरिका और वेस्ट भी खौफ खाता है। हमास से पहले इजराइल को घेरा। हमास की वजह से पिछले 3-4 साल से इजराइल लगातार वॉर में है, और अब हिजबुल्ला के साथ इजराइल उलझ गया है, जिससे इजराइल एक अंतहीन जंग में फंसा हुआ है और उसकी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हूती विद्रोही बाब अल मंदेब स्ट्रेट में एक्टिवेट हो गए और वहां पे सऊदी के 2-4 जहाजों को डुबो दिया। इधर होर्मुज का इलाका पहले से ही बंद है, और हूती विद्रोहियों ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी बंद कर दिया। वहां से कोई भी सऊदी जहाज या दूसरे कमर्शियल जहाज निकलते हैं, उन पर डायरेक्ट अटैक होता है। सऊदी और अमेरिका और इजराइल के जहाजों के गुजरने पर पूरी तरीके से पाबंदी है। ये जहाज अब साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से गुजर कर आ रहे हैं, एक बहुत लंबा चक्कर काटते हैं पृथ्वी का। हूती ने सऊदी के सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर भी अटैक कर दिया। इस कदम से अमेरिका सदमे में है, और यही वो पल था जब अमेरिका को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और ईरान पर फौरन हमला रोका गया। जबकि अमेरिका काफी वक्त से आरामको को ठीक करने और उसे सही तरीके से चलाने के लिए लंबे वक्त से संघर्ष कर रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं ईरान के ट्रिपल H यानी कि हमास, हूती और हिजबुल्ला ने कैसे इजराइल और अमेरिका का जीना हराम किया है। हमास इजराइल को लगातार परेशान कर रहा है। 4 साल की लड़ाई में अब तक हमास का खात्मा नहीं कर पाया है इजराइल। IDF लगातार ऑपरेशन चला रही है। हिजबुल्ला, इजराइल उत्तरी सीमा पर तनाव लगातार बरकरार है। लेबनान में लगातार दोनों ओर से संघर्ष जारी है। लाल सागर में हूती विद्रोही एक्टिवेट हैं, जो मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जो ईरान उन्हें देता है, और इसकी वजह से सऊदी, अमेरिका और इजराइल को व्यापार के हिसाब से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सऊदी के तो तेल ही बिकने बंद हो गए हैं। हमास और हूती हिजबुल्ला ने जंग के मायने को बदल दिया है। द एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने मल्टी फ्रंट खोल दिया है सुपर पावर के खिलाफ, और अमेरिका के प्रॉक्सी भी इस जंग में पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। ये ईरान के वो भस्मासुर हैं जो चाहें तो अकेले पूरी दुनिया के इकोनॉमी को भस्म कर सकते हैं, जिसका ट्रेलर दिखा दिया है ईरान ने। और यूक्रेन और इजराइल अमेरिका के प्रॉक्सी के साथ चाह के भी जंग नहीं लड़ पा रहे। आज अमेरिका में जेलेंस्की, नेतन्याहू मीटिंग के लिए पहुंचे हैं। अब इस जंग के नए तरीके पर बातचीत होगी, नई रणनीति बनाई जाएगी। उधर ईरान ने भी हथियारों की खेप अपनी प्रॉक्सी तक पहुंचा दी है। वो अपने प्रॉक्सीज को रीग्रुप कर रहा है, असेंबल कर रहा है। यानी ईरानी प्रॉक्सीज की वजह से ईरान एक मजबूत कंडीशन में आ गया है, और बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद होने के बाद अमेरिका और ज्यादा लाचार नजर आ रहा है। ईरान के भस्मासुर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को पल भर में एक झटके में तबाह कर सकते हैं।
पहले होर्मुज बंद किया और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट को बंद कर दिया। इससे एशिया से लेकर अमेरिका यूरोप तक भयंकर परेशानी आ रही है। होर्मुज पहले ही बंद है, मंदेब स्ट्रेट भी बंद हो गया। दुनिया के दो मुख्य समुद्री मार्ग के बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक सुनामी वाले हालात हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए डेथ वारंट साइन करने जैसा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।